क्वेश्चन नंबर 29 है जी, अक्टूबर नवंबर 21, वेरिएंट 11। और इसमें उन्होंने कहा कि ग्रीन लाइट इज़ इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग एंड फॉर्म्स आर डायफ्रेक्शन पैटर्न ऑन अ डिस्टेंट स्क्रीन। ठीक है जी, एक पैटर्न बन रहा है स्क्रीन पर, इसमें ग्रीन लाइट आपने उस पर इंसिडेंट करवाई है। तो जैसे ही डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग का नाम आए तो आपको इक्वेशन याद आती है एन लेमडा डी साइन थीटा। यहाँ पर आप लेमडा इज इक्वल टू ए एक्स बाई डी को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, ये अलाउड नहीं है। इट्स ओन वुड डिक्रीज द सेपरेशन ऑफ द डायफ्रेक्शन मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन। तो सबसे पहले आपको याद करवा दूँ कि इसमें क्या होता है कि डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग में आप लोग रेफरेंस लाइन लेते हैं। रेफरेंस लाइन क्या होती है, जो n इज़ इक्वल टू ज़ीरो यानी ज़ीरोथ ऑर्डर के लिए जो भी आपका यानी ज़ीरोथ ऑर्डर जहाँ पे बन रहा होगा वहाँ से लेकर डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग तक आप एक लाइन लगाते हैं, दैट इज़ कंसिडर्ड एज रेफरेंस लाइन। ठीक है जी, यहाँ से सारे एंगल मैयर होंगे। रेफरेंस लाइन का क्या काम है जी, एंगल मेजरमेंट के लिए आप एंगल मैयर करेंगे। अब क्या होगा कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। रेफरेंस लाइन भी समझा दी, ज़ीरोथ ऑर्डर पे जो भी लाइन होगी डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग और स्क्रीन के दरमियान, दैट इज़ रेफरेंस लाइन। कहते हैं आपने डिक्रीज इन सेपरेशन के बारे में बताना है कि कौन सी चेंज आप लेकर आएंगे तो सेपरेशन डिक्रीज होगी किसके दरमियान जी, डायफ्रेक्शन मैक्सिमा के दरमियान। डायफ्रेक्शन मैक्सिमा एक तो ये है ज़ीरोथ ऑर्डर, ये मैक्सिमा है, ठीक है। एक और अगर आप फर्स्ट ऑर्डर ले लें, यानी यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम बन रहा होगा, तो ये जो सेपरेशन है इसको कह रहा है जी, ये जो सेपरेशन है इसको कह रहा है डायफ्रेक्शन मैक्सिमा के दरमियान की सेपरेशन, यानी n0 और n1 के दरमियान का जो डिस्टेंस है दैट इज़ सेपरेशन ऑफ डायफ्रेक्शन मैक्सिमा, और ये आपका एंगल थीटा है। ठीक है जी, यहाँ पे एक बात बता दूँ कि एंगल थीटा और साइन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी आप थीटा इंक्रीज़ करें तो साइन ऑफ थीटा भी इंक्रीज़ होता है। जबकि कॉस थीटा के लिए याद रखिएगा कि थीटा और कॉस थीटा इन्वर्स हैं, यानी अगर किसी क्वेश्चन में कॉस आ रहा हो तो थीटा इंक्रीज़ करने पर कॉस जो है वो डिक्रीज़ होता है, उसकी कॉस वैल्यू डिक्रीज़ होती है। तो दे आर इन्वर्स रिलेशन, क्योंकि अक्सर इक्वेशन में आपने कंपैरिजन वगैरह करना होता है तो आपको कह रहे होते हैं कि थीटा बढ़ रहा है तो बताएं फलानी उस पे वैल्यू पे, फलानी फिजिकल क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो उसमें कॉज का रिलेशन अगर हो तो आप समझ जाएंगे थीटा बढ़ने पे जो कॉज की थीटा होगा वो डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे थीटा और साइन थीटा डायरेक्ट रिलेशन होता है इनका। तो अगर थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा भी बढ़ेगा, और अगर साइन थीटा बढ़ेगा तो सेपरेशन जो है वो इंक्रीज़ होगी, और इसका मतलब है कि सारी डिपेंडेंस थीटा पे है। और अगर आपका थीटा डिक्रीज़ हुआ, इसका मतलब है कि डिक्रीज़ करने के लिए यू नीड टू डिक्रीज़ द थीटा। तो थीटा डिक्रीज़ हो जाएगा तो साइन थीटा डिक्रीज़ हो जाएगा और सेपरेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। तो हमने सर्च आउट थीटा के लिए करना है यहाँ पे। उसके बाद ये है कि उसने आपको ऑप्शंस ये दिए हैं, तो मैं ऑप्शंस आपको समझाने से पहले ये बात करूँगी यहाँ पे कि बल्कि चलें ऑप्शंस ही डिस्कस करते हैं, दैट इज़ बेटर। वो कह रहा है कि इंक्रीज़ द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग, यानी ये है स्क्रीन और डायफ्रेक्शन के दरमियान का डिस्टेंस, तो ये तो यूज़ ही नहीं होना। ठीक है, ये वाली इक्वेशन जो है, एक मिनट, ये ऐसे, हाँ जी, ये वाली इक्वेशन तो यूज़ ही नहीं होनी। तो ये इंक्रीज़ द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग, यानी ये वाला फासला जो है ये कैपिटल डी होता है, और ये लैम्डा इज इक्वल टू ए एक्स बाई डी में आ रहा होता है, यानी ये वाला डी। तो ये इक्वेशन यूज़ नहीं होनी, इसलिए ये ऑप्शन ही गलत है। नेक्स्ट में वो कह रहा है कि रिप्लेस द डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग विद अ ग्रेटिंग दैट हैज़ अ स्मॉलर सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। तो स्मॉलर सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स का मतलब है कि डी इज इक्वल टू 1/n का फार्मूला लगेगा। तो अगर आपका डी डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि वो कह रहा है कि स्मॉलर सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, यानी ये चीज़ है स्मॉलर सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, यानी कि डी की वैल्यू अगर कम है तो थीटा साइन थीटा आपका इंक्रीज़ करेगा, जिससे थीटा भी इंक्रीज़ करेगा, तो सेपरेशन में जो है वो डिक्रीज़ नहीं आएगी। ठीक है जी। अच्छा, एक बात और बता दूं कि इसमें ये जो एन लेमडा डी साइन थीटा में है वो ये सिचुएशन है कि ये तो ज़ीरोथ ऑर्डर है आपका, तो यहाँ पे एन आपने फ़िक्स कर लेना है n1, ताकि आपको ये n0 और n1 के दरमियान की
सेपरेशन का कुछ पता चल सके कि ये ज़ीरोथ ऑर्डर जो है ये आपका रेफरेंस लाइन है और आपने ये जो n इज इक्वल टू 1 की वैल्यू है ये कांस्टेंट है, यानी आपने सर्च आउट करना है लैम्डा और d की वेरिएशन को, जबकि n जो है वो 1 पे फिक्स किया हुआ है मैंने, क्योंकि मैं ज़ीरोथ ऑर्डर जो है वो रेफरेंस लाइन के तौर पे यूज़ कर रही हूँ। तो एंगल सारे का सारा थीटा जो है वो रेफरेंस लाइन से मेजर होगा, यानी ज़ीरोथ ऑर्डर को मैं एज अ रेफरेंस यूज़ करूँगी। तो थीटा की एंगल की मेजरमेंट चूँकि यहाँ से हो रही है तो मैं फिर n को 1 फिक्स करूँगी ताकि ये ज़ीरोथ और फर्स्ट ऑर्डर के दरमियान की सेपरेशन की बात की जा सके। ठीक है जी, ये आ जाए जी। ये d की वैल्यू की समझ आ गई आपको कि स्मॉलर सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स कौन सी होती थी, याद है ना डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे यहाँ पे आपके ग्रूव्स बने हुए होते हैं, तो दो ग्रूव्स के दरमियान जो जगह होती है उसको स्लिट बोलते हैं। तो अगर आपकी ज़्यादा नंबर ऑफ़ लाइंस होंगी, अगर नंबर ऑफ़ लाइन ज़्यादा होंगी तो दो ग्रूव्स के दरमियान फासला जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। मतलब ऐसे होता है कि ये देखें, आपको बता दूं कि ये ऐसे करके ग्रूव्स होते हैं, एक लाइट यहाँ से गुजर रही होती है, एक लाइट यहाँ से गुजर रही होती है, तो इसको स्लिट कहते हैं इस चीज़ को, यानी ये चीज़ आपकी डी होती है। तो यह कि दो जहाँ से दो लाइट रेज गुजर रही हैं उनके दरमियान का फासला दैट इज़ डी, तो ये इसको स्लिट सेपरेशन बोलते हैं। तो ये ज़ाहिर है अगर ये स्लिट सेपरेशन जो है वो डिक्रीज़ होगी, यानी डी की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, तो डेफिनेटली आपका जो है ना वो साइन थीटा इंक्रीज़ करेगा। तो आगे आ जाए जी, रिप्लेस द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग विद अ ग्रेटिंग दैट हैज़ फ्यूअर स्लिट्स पर यूनिट लेंथ। तो ये आपको पता है कि ये नंबर ऑफ़ स्लिट्स होती हैं पर यूनिट लेंथ। तो अगर ये कैपिटल N की वैल्यू जो है वो कम होगी तो D की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर D आपका बड़ा होगा तो आपका जो साइन थीटा है वो कम हो जाएगा, और वही तो आप चाहते हैं, तो ये C पार्ट होगा। लेकिन आप ग्रीन लाइट को अगर रेड लाइट से रिप्लेस करेंगे तो रेड जो है उसका लैम्डा ग्रेटर होता है। ठीक है जी, तो लैम्डा इंक्रीज़ करेगा तो साइन थीटा भी इंक्रीज़ करेगा और थीटा भी इंक्रीज़ करेगा, थीटा इंक्रीज़ करेगा तो सेपरेशन बिटवीन द टू मैक्सिमा जो है वो भी इंक्रीज़ होगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है जी आंसर। तो ये चीज़ आपको एक याद करवा दूं कि D इज़ इक्वल टू 1/n की जो स्टोरी थी आपकी, वो आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि बेसिकली यहाँ पे ये ग्रूव्स हैं और यहाँ से लाइट पास करी है, यहाँ से लाइट पास करी, यहाँ से लाइट पास करी, ये आपकी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। ठीक है जी, ये आ गई आपकी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अब इसमें जो है ना ये वैल्यू आपकी D है, और अगर वो कहता है कि देर आर 5000 लाइन्स पर मिलीमीटर, तो इसका मतलब है कि D की वैल्यू जब आप 1/n निकालेंगे तो आपने सिर्फ 1/5000 नहीं कर देना। इसमें क्या करना है, किसी को याद है जी कि इसमें ये और एक चीज़ इन्वॉल्व करनी है, वो क्या चीज़ है भला? किसी बच्चे को याद हो तो? मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। जी शाबाश, बिल्कुल सही जी, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, और वो भी ऊपर यहाँ पर, यानी कि ये 1 × 10⁻³ साथ में करेंगे। अब आप सोचेंगे कि ये ऊपर कैसे, इसको कन्वर्जन ऊपर क्यों करते हैं, तो वो रीज़न ये है कि जी रेशो मेथड लगता है असल में इसमें, कि हम कहते हैं कि जी 1 × 10⁻³ मीटर के अंदर अगर 5000 लाइन्स हैं, या यूँ कह लें कि 5000 लाइन्स अगर इतने डिस्टेंस में आती हैं तो 1 लाइन कितने डिस्टेंस में आएगी वो आप मालूम करते हैं। तो जब आप वो x की वैल्यू निकालेंगे तो दैट वुड बी 1/5000 इंटू 1 × 10⁻³ तो यूनिट की जो कन्वर्जन होती है वो ऊपर आ जाती है, यानी एक सिंगल लाइन जितने डिस्टेंस में आ रही है, यानी ये वाली जो लाइन है ये जितने डिस्टेंस में आ रही है, एक सिंगल लाइन जितने डिस्टेंस में आ रही है वो असल में आपका D होता है। ठीक है जी, तो ये है इसका कॉन्सेप्ट, मैंने कहा आपको बता दूं, ये याद करवा दूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे आ जाएं जी, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 34। हमने कर लिया था 34 तक, 35 से स्टार्ट करना है। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में ये है कि 2 कॉपर वायर्स S and T, 2 कॉपर वायर्स हैं S और T,
इक्वल लेंथ की हैं, ठीक है जी, एंड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और वो कनेक्टेड हैं पैरेलल में। तो जब भी दो वायर्स या दो रेजिस्टर्स अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल उनके अक्रॉस सेम होगा, यानी पोटेंशियल वी एस और वी टी सेम है, लेट इट बी वी। कहता है वायर एस का जो डायमीटर है वो 3 मिलीमीटर है और वायर टी का डायमीटर 1.5 है। इसका मतलब है कि जो एस का डायमीटर है वो 2 टाइम्स द डायमीटर ऑफ टी है, ठीक है। एस का डायमीटर डबल है, आप देख सकते हैं इस लाइन में ये लिखा हुआ है। कहता है पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द पैरेलल अरेंजमेंट। आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, वो करंट इन एस और करंट इन टी मांग रहे हैं। तो आपका वो जो फार्मूला V इज़ इक्वल टू आई आर होता है, वहाँ पे I इज़ इक्वल टू V बाई आर हो जाएगा, और यहाँ पे आई एस ओवर आई टी क्या बनेगा जी, T ओवर आर टी, ठीक है जी। ये तो ये आ गया हमारे पास। अब आपने ये रेशो निकालनी थी आई एस ओवर आई टी की, तो आपने क्या किया जी कि इस इक्वेशन को वी एस ओवर आर एस को डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया, तो ये इनवर्स हो गया, और आपको पता है ये दोनों इक्वल हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब R इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आपको पता है कि R जो है वो रो L ओवर A के इक्वल होता है। रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टिविटी एंड लेंथ ओवर एरिया है, और बल्कि एरिया को भी अगर आप कन्वर्ट कर दें तो ये पाई डी स्क्वायर बाई 4 होगा, एरिया पाई डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है जी। तो यानी रेजिस्टेंस S की अगर आनी है तो S की रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टिविटी S की, अच्छा ये दोनों सेम कॉपर वायर्स हैं तो रेजिस्टिविटी इनकी सेम होगी, ठीक है। और ये भी लिखा हुआ है कि इनकी लेंथ इक्वल है, तो ये L भी सेम होगा, तो रो L ओवर ये डी एस का स्क्वायर पाई बाई 4, ये आपका रेजिस्टेंस S की आ जाएगी, और T की रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, रो L ओवर पाई बाई 4, और ये डी टी का स्क्वायर, ठीक है जी। अब आप देखें कि इस इक्वेशन में अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये देखें जी, इस इक्वेशन में आर टी ओवर आर एस है, यानी आई एस और आई टी की जो रेशो है वो बेसिकली किसके इक्वल है, आर टी ओवर आर एस के इक्वल है। तो अगर आप इन दोनों टर्म्स को जाहिर सी बात है ऊपर नीचे रख के डिवाइड करेंगे, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता दूं कि ये टर्म और ये वाली टर्म चूँकि सेम है और ये डिवाइड होने वाले हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स। तो पीछे रह क्या जाएगा, इसमें रह जाएगा जी, एक मिनट, इसमें रह जाएगा आर टी ऊपर है तो 1 ओवर डी टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 ओवर डी एस का स्क्वायर, ठीक है जी। जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो डी एस स्क्वायर आपका ऊपर आ गया। अब डी एस जो था वो आपको अभी बताया था कि 2 टाइम्स द डी टी के बराबर है। जब आप वो वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है जी, इसमें तो ये 2 टाइम्स द डी टी स्क्वायर और नीचे आ जाएगा सिर्फ डी टी स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये डी टी स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 यहाँ पे आंसर आएगा जी आपका। तो ये जी इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 4 बनेगा। सी आर ओ का ये होता है, ये किसका होता है भला, किसी को याद है? ये वाला ये होता है जी माइक्रोफोन का। अगर आप में से किसी को पता होता आप मुझे करेक्ट करते कि नहीं आप गलत बता रही हैं। सी आर ओ का ये है, ये एसी सप्लाई का है और ये बेल का है सर्किट सिंबल। अगर आपने ये याद ना किए तो बिला वजह का 1 मार्क आपका जो है ना वो ज़ाया हो जाएगा। तो ये अपने सिलेबस के 9702 के सिलेबस निकाल लें, उसके एंड पे आखिरी पेज है, मैंने ग्रुप में भी कई दफ़ा सेंड किया है। तो अब आप याद नहीं करेंगे तो फिर आपको इशू बन जाएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, इसमें ये कह रहा है कि 3 आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड। ये जी 3 सेल्स हैं और इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, वो कनेक्ट हुआ है, और वो कह रहा है कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है एक्स और वाई के दरमियान। तो एक्स और वाई के दरमियान अगर मैं एक वोल्ट मीटर लगा लूँ तो वो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा एक्स और वाई के दरमियान। तो अगर मैं चाहूँ तो इस साइड से भी, यानी कि ये जो सारा पोटेंशियल है वो और ये सारा पोटेंशियल सेम है, बिकॉज वोल्ट मीटर के क्रॉस ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है। तो मैं ये वाला जो है थोड़ा इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए, तो मैं इधर से काम करूँगी, वरना मैं ये सारा पोटेंशियल भी मेजर कर सकती थी
और फिर कहती कि वोल्ट मीटर रीडिंग ये बता रही है, यानी एक्स वाई का पोटेंशियल ये है, बट ये वर्किंग में ज़रा ये आसान है तो मैं ये करूँगी। अच्छा, अब हमें इसका मतलब समझ आ गया कि हमने असल में ये जो पोटेंशियल है यानी इधर का पोटेंशियल वो मालूम करना है जो कि आपका वोल्ट मीटर शो करेगा। अब एक बात याद रखें अच्छे से कि जो पोटेंशियल एक्स वाई है उसके क्रॉस आपकी एक बैटरी लगी हुई है जो कि प्रोवाइडर है, तो इसका ईएमएफ जो है वो प्लस के साथ मैं लिखूंगी। और जो दूसरे का पोटेंशियल है यानी बेसिकली एक्स वाई का पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल अक्रॉस दिस प्लस पोटेंशियल अक्रॉस दिस। एक्स वाई का पोटेंशियल क्या है, इसके क्रॉस पोटेंशियल और इसके क्रॉस, लेकिन चूंकि रेजिस्टर कंज्यूमर है तो इसलिए इसके क्रॉस जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा, क्योंकि ये पोटेंशियल को ड्रॉप करवा रहा है, कंज्यूम करवा रहा है, और जो बैटरी है वो प्रोवाइड कर रही है यानी पोटेंशियल बना रही है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये बना रही है, इसलिए इसका पोटेंशियल प्लस के साथ आएगा। जबकि ये जो आपका रेजिस्टर है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है, इसलिए इसका पोटेंशियल नेगेटिव साइन के साथ मैं लूँगी। तो एक्स वाई के क्रॉस पोटेंशियल इज़ द टोटल पोटेंशियल अक्रॉस बैटरी एंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर। ये अब मेरा जो है ना जो टास्क है वो ये इसको करना है सॉल्व। तो आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शंस हैं उसमें सारे ऑप्शंस में ई की फॉर्म में आंसर लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब है मुझे आई आर को भी ई की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। मुझे ये करना है कि फाइंड आई आर इन टर्म्स ऑफ ई की टर्म्स में मैं लिखूंगी तो तभी मुझे कुछ समझ आएगी कि क्या आंसर बनेगा। अब ई की टर्म्स में लिखने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा किरचॉफ का सेकंड लॉ, क्योंकि ये पूरी लूप है आपके सामने, तो किरचॉफ सेकंड लॉ लगाएंगे आप। किरचॉफ सेकंड लॉ में आपको पता है कि आपने लेनी होती है एक लूप, तो मैं लूप लेने लगी हूँ। इससे पहले मैं ये ज़रा चीज़ें अरेज कर दूँ ताकि आपको इजीली लूप समझ आए। ले जी, हमने एक लूप ले ली, तो नॉर्मली जो लूप ली जाती है वो करंट के डायरेक्शन के अलोंग लेते हैं, तो मैं भी ये देखें करंट की डायरेक्शन के अलोंग यहाँ पे लूप ले रही हूँ। ठीक है जी, ये हमारी लूप मैंने बहुत सारे एरोज़ लगा दिए, ख़ास तौर पे जहाँ पे आपकी बैटरी है वहाँ पे, और जहाँ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वहाँ पे एरो लगाए हैं। अब आपको रूल पता है, रूल ये होता है कि इनसाइड द बैटरी कन्वेंशनल करंट नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, लूप भी उसी डायरेक्शन में है, इसलिए ये ई पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। इसी तरह इसका ई भी आपको पता है कन्वेंशनल करंट नेगेटिव से पॉजिटिव, लूप भी उसी डायरेक्शन में, तो वो ई भी पॉजिटिव साइन के साथ आ गया। आपको पता है ना कि जब सेकंड लॉ क्या कहता है, टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू टोटल पीडी, तो मैं सबकी ईएमएफ जो है यहाँ पे लिख रही हूँ टोटल ईएमएफ बनाने के लिए। तीसरी जो बैटरी लगी हुई है उसमें भी आपकी डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इनसाइड बैटरी नेगेटिव से पॉजिटिव है, लूप भी उसी डायरेक्शन में है, तो तीसरा जो ईएमएफ है वो भी पॉजिटिव साइन के साथ आ गया। मैंने टोटल ईएमएफ यहाँ पे लिख लिए। अब बारी है जी टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द क्लोज सर्किट, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, इसके क्रॉस और इसके क्रॉस, इन सब को मैंने लिखना है यहाँ पे। तो ये आई आर पॉजिटिव साइन के साथ होगा, बिकॉज देखें कन्वेंशनल करंट जो है वो टूवर्ड्स द नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी होता है, यानी आउटसाइड द सर्किट, यानी बैटरी के बाहर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कन्वेंशनल करंट जाता है, तो कन्वेंशनल करंट बैटरी के नेगेटिव की तरफ जा रहा होगा, तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है, तो ये वाला आई आर पॉजिटिव होगा। इसी तरह इन सब में भी ऐसे ही है कि बैटरी की तरफ करंट जो है कन्वेंशनल करंट हमेशा बैटरी के नेगेटिव साइड की तरफ जा रहा होता है और पॉजिटिव से निकल रहा होता है, ठीक है, और अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। आउटसाइड द बैटरी पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव में जाता है कन्वेंशनल। तो ये भी देखें कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये भी प्लस आई आर के साथ, इसी तरह तीसरा भी प्लस आई आर के साथ। सो दिस इज टोटल ई एम एफ इज इक्वल टू टोटल पी डी अक्रॉस द क्लोज सर्किट। यहाँ से इसको सॉल्व कर लें। 3E इज इक्वल टू 3IR, मतलब आपका जो IR है वो E के इक्वल आ गया। अब आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें, तो अगर ये आपका E है तो ये E और माइनस E मिलके 0 आंसर दे देंगे, ठीक है जी। तो ये होगी स्टोरी कंप्लीट। एक बात आपको बता दूं कि पिछले साल से ये ट्रेंड आ गया है कि ये लोग MCQs के कॉन्सेप्ट को भी अब थ्योरी में यूज़ करने लगे हैं। तो पिछले साल थ्योरी चाहता है ये वाला क्वेश्चन, ये भी ऐसे ही है, बच्चे नॉर्मली इस क्वेश्चन को भी बस
शॉर्टकट तरीके से करते हैं और मैं इस बात की कायल नहीं हूँ कि शॉर्टकट किया जाए। ये देखें जी, ये आपके पास क्वेश्चन है जिसमें वो कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर ऑफ across two resistors of resistance R1 and R2 are compared using potentiometer wire, uniform resistance wire in the electrical circuit shown। ये जी आपका सर्किट नज़र आ रहा है, ये बड़ी बैटरी लगी हुई है, ये आपकी तार है, ये नीचे एक छोटी बैटरी लगी हुई है, उसके अंदर 2 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं और एक कनेक्शन आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला, और ये वाले भी आपके पोटेंशियोमीटर लगे हुए हैं। अब कहानी कुछ ऐसे है कि इसने कहा है कि ये जो गैल्वेनोमीटर हैं, दोनों के दोनों गैल्वेनोमीटर ये ज़ीरो रीडिंग दे रहे हैं। अगर गैल्वेनोमीटर ज़ीरो रीडिंग दे रहे हैं, इसका ये मतलब है कि पोटेंशियल अक्रॉस R1 एंड पोटेंशियल अक्रॉस 60 सेंटीमीटर वायर इज़ सेम। पोटेंशियल अक्रॉस R1 एंड पोटेंशियल अक्रॉस 60 सेंटीमीटर वायर इज़ सेम। और ये वाला गैल्वेनोमीटर भी इसी तरह ज़ीरो रीडिंग दे रहा है, तो ये मैं कह सकती हूँ कि यहाँ का पोटेंशियल अक्रॉस R2 एंड पोटेंशियल अक्रॉस दिस लेंथ यानी कि 20 सेंटीमीटर की लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल जो है वो सेम होगा। इसकी क्या वजह है बेटा कि जब करंट ज़ीरो होता है इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल सेम है। जब भी 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल सेम हो तो वहाँ पर करंट फ्लो फिर नहीं करता, क्योंकि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो की तरफ फ्लो करता है। तो अगर दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल इक्वल है तो इसका मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा। तो फॉर श्योर पॉइंट एक्स और ये वाला जो पॉइंट है, लेट इट बी पॉइंट एम, तो पॉइंट एक्स और पॉइंट एम पे पोटेंशियल सेम है और ये वाले दो तो ऑलरेडी सेम पोटेंशियल पे हैं। मैं आपको ये Z एंड D जो पॉइंट्स हैं तो ये सेम पोटेंशियल है VZ और VD, क्योंकि ये सेम बैटरी के टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। ये देखें जी, सेम टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है दोनों पॉइंट्स, तो ये सेम पोटेंशियल पर होंगे। तो अगर ये पोटेंशियल और ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ऑब्वियसली R1 के क्रॉस पोटेंशियल और 60 के क्रॉस पोटेंशियल, 60 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर के क्रॉस पोटेंशियल भी सेम होगा। सो दैट्स वाई गैल्वेनोमीटर जो है वो ज़ीरो रीडिंग दे रहा है। अच्छा, अब हिसाब किताब कुछ ऐसे है कि आपने लिखनी है रेशो R2 और R1 की, ठीक है। तो R2 और R1 की रेशो लिखनी है तो आप क्या करेंगे ज़रा कि ये जो रेजिस्टर्स हैं, ये जो पोटेंशियल है VR2 और VR1, इसको डिवाइड कर दें, ठीक है। यानी VR2 को अगर VR1 से डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू निकल आएगी। तो VR2 आ गया V20/V60। VR को ओपन करें यानी पोटेंशियल अक्रॉस R2 क्या आ जाएगा, करंट इन R2। अच्छा, मुझे बताएं कि अच्छा, अब एक बात और बता दूं कि इस सर्किट में एक मिनट, इसको ज़रा नीट करती हूँ। इस सर्किट में आपको ये क्लियर कर दूं कि यहाँ पे इस पाथ पे करंट नहीं है, ठीक है जी, इस पाथ पे करंट नहीं है और ना ही यहाँ पे कुछ करंट है, यहाँ पे भी कोई करंट नहीं है, ना करंट आ रहा है ना जा रहा है, इन रास्तों पे कोई करंट नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस बैटरी में से जो निकलने वाला करंट है वो सिर्फ इस सर्किट में ऐसे घूम रहा है, और वो जो दूसरी बैटरी है, बड़ी वाली बैटरी, उसमें से अगर यहाँ से करंट निकल रहा है तो वो इस बैटरी में ऐसे करके घूम रहा है। यानी ये दोनों के करंट इंडिपेंडेंट हैं। उस वाले में करंट और है और इस 60 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर में और 20 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर में सेम करंट होगा। इसी तरह R1 और R2 में सेम करंट होगा। तो चलें जी, आ जाएं, इसको ओपन करते हैं। ये IR2 ओवर IR1 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी पोटेंशियल को लिखें करंट टाइम्स, और ये करंट डिफरेंट होगा, लेट इट बी I प्राइम, और रेजिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर वायर डिवाइडेड बाय I प्राइम रेजिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर ऑफ वायर। ये बताएं जी, ये समझ आ गई ना कि दोनों पार्ट्स में करंट डिफरेंट है। इसमें अगर I प्राइम करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें I फ्लो कर रहा है और इंडिपेंडेंट है, लेकिन R1 और R2 का करंट सेम है और 60 सेंटीमीटर और 20 का करंट सेम है। मैं आपको ये सब चीज़ें इसलिए डिटेल में बता रही हूँ कि जब डिफ़िकल्ट सर्किट सॉल्व करने होते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता सर्किट पे, तो वो तीर तुक्कों से काम चला रहे होते हैं, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। यहाँ जी, यहाँ पे करंट कैंसिल हो जाएगा, I प्राइम कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रेशो आने वाली है R2 और R1 की रेशो जी।
इसको यहाँ से थोड़ा सा रेस कर देती हूँ। लें जी, R2 और R1 की रेशो में रेजिस्टेंस ऑफ 20 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर आ जाएगी। तो मैं रेजिस्टेंस का फार्मूला रो L ओवर A लगाऊंगी। और इसमें ये बात याद रखें क्योंकि ये जो तार है वो एक ही लगी हुई है, तो जो डायामीटर 60 सेंटीमीटर तार का होगा वही डायामीटर इसका भी होगा 20 सेंटीमीटर तार का। रेजिस्टिविटी भी, चूँकि तार एक ही है, रेजिस्टिविटी भी सेम होगी। तो ये दोनों जो 20 और 60 वाले के लिए रो और ए जो हैं वो कट जाएंगे। इसलिए जब आप पेपर में सॉल्व करने लगेंगे तो बेशक आप डायरेक्ट रेजिस्टेंस का फार्मूला लिख के यहाँ पे आप डायरेक्ट सिर्फ लेंथ लिखें, यानी लेंथ ऑफ 20 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ 60 लिखें, यानी रो ए इसका और रो ओवर ए इसका, ये आपस में कैंसिल कर दें। लिखने की और स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जी लेंथ ऑफ 20 जो है वो 20 सेंटीमीटर वैल्यू है और 60 वाले की लेंथ जो है वो 60 सेंटीमीटर वैल्यू है, तो ये 1/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये सारी स्टोरी बिल्डअप की है P2 समझाने के लिए, ताकि जो है ना आप स्टेप वाइज करने के काबिल हो जाएं। तो ये ए पार्ट इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कहता है जी एक यूरेनियम 238 का न्यूक्लियस है जो कि सीरीज़ ऑफ न्यूक्लियर डिके से गुजर रहा है और यूरेनियम 234 बनाता है। विच सीरीज़ ऑफ डिके कुड गिव दिस रिजल्ट। अच्छा, आप देख रहे हैं कि नीचे वाला जो है वो अनचेंज है, तो ऊपर जो है वो 4 का डिक्रीज़ आ रहा है। 4 का डिक्रीज़ आ रहा है तो फॉर श्योर इसमें से एक अल्फ़ा तो निकला ही निकला है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो बीटा डिके में, याद रखिएगा कि बीटा डिके में ऊपर वाला चेंज नहीं होता, ऊपर वाला सिर्फ अल्फ़ा डिके में ही चेंज होता है। तो आप एक अल्फ़ा डिके ज़रा इसमें से करवाएं, तो अल्फ़ा 2 4 और ये इसका बनेगा जी आंसर क्या बनेगा, ये आ जाएगा 90। जो नया, अच्छा इसको मैं यू नहीं कहती, इसको डॉटर न्यूक्लियस एक्स कह लेती हूँ, एक्स है जी। और इसका यहाँ पे बैलेंस करूँ मैं तो ये 90 और 2 मिलके इसके साथ बराबर हो जाएंगे और यहाँ पे क्या बनेगा 234। अब मसला ये है कि इस यूरेनियम 234 में नीचे 92 है। नीचे अगर 92 है तो ये तो आपका जो डॉटर न्यूक्लियस है उसका आंसर जो है वो, आपका जो डॉटर न्यूक्लियस है उसके अंदर ऊपर 234 तो आ गया, लेकिन नीचे 90 बन गया है। तो अब हमें बीटा डिके करवाने पड़ेंगे, 2 बीटा करवाने पड़ेंगे डिके, ताकि ये वापस 92 आ सके। और याद करें कि कौन से बीटा डिके में प्रोटॉन नंबर इंक्रीज़ होता है 1 से, ये याद करें। बीटा पॉजिटिव में होता है या बीटा नेगेटिव में। जनरल इक्वेशन याद है जी, बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव की, कि जैसे अगर ये आपका डॉटर न्यूक्लियस हो तो अगर आप बीटा नेगेटिव डिके करवाएं तो जो डॉटर न्यूक्लियस होता है उसमें 1 से इंक्रीज़ कर जाता है प्रोटॉन नंबर और ऊपर वो एज इट इज़ रहता है, ऊपर में चेंज नहीं आती, साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो एमिट होता है। तो ये है जी जनरल इक्वेशन। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे देखूँगी कि यूरेनियम 234 90 में से मुझे 2 बीटा निकलवाने पड़ेंगे। ठीक है जी, 2 बीटा एट द सेम टाइम मैं निकलवाऊँगी, ताकि जो आपका यूरेनियम बने उसमें बैलेंस करवाने के हिसाब से यहाँ पे 2 से इंक्रीज़ कर जाए तो ये 92 हो जाएगा जी। प्लस यहाँ पे आपका वो 2 एंटी न्यूट्रिनो भी निकलेंगे साथ में, ठीक है, 2 एंटी न्यूट्रिनोस। तो यहाँ पे फिर ये आ जाएगा 1 अल्फ़ा पार्टिकल एंड 2 बीटा पार्टिकल्स। उसके बाद आता है जी विच कॉम्बिनेशन ऑफ अप एंड डाउन क्वार्क्स, जो है वो इसमें कह रहा है कि विच कॉम्बिनेशन ऑफ अप एंड डाउन क्वार्क्स फॉर्म्स अ प्रोटॉन। एक प्रोटॉन में क्या होता है जी, UUD होता है, सिंपल हमें याद है। और अगर इसमें चार्ज नंबर भी बताना हो तो मैं आपको बता दूं कि ये +2/3 अप है, ये भी +2/3 है और ये डाउन जो है वो -1/3 है। तो ओवरऑल जो चार्ज है वो +1 का बनता है। ठीक है जी।